नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर, जहां बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से सीएम योगी मुलाकात करेंगे। अमित शाह, जेपी नड्डा से भी मिलेंगे सीएम योगी। राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान से भी मिलेंगे सीएम योगी। संगठन के बड़े पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी बात तो ये है कि जितने भी बड़े दिग्गज हैं जो चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार किए थे और उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े जगहों पर, बड़े जिलों में आए थे, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, इन तमाम नेताओं से सीएम योगी मुलाकात करेंगे जीत के बाद। तो प्रचंड जीत के बाद आज जिस तरीके से देखा जा रहा है, रणनीति तय की गई है कि सीएम योगी उनसे मुलाकात करेंगे। तमाम जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे मुलाकात करेंगे सीएम योगी। संगठन के बड़े पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे सीएम। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, प्रचंड जीत के बाद, एक जबरदस्त जीत के बाद सीएम योगी पहली बार मिलेंगे बड़े बड़े नेताओं से। अमित शाह से मिलेंगे, वो जेपी नड्डा से मिलेंगे, राजनाथ सिंह से मिलेंगे। कहा जा सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे इस मुलाकात के बाद। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जनता ने प्रचंड बहुमत बीजेपी को दिया है, इसके बाद सीएम योगी का पहला दौरा दिल्ली होगा। सीएम योगी के साथ साथ अगर हम बात करें तो राधा मोहन सिंह, इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं प्रदेश के, वो दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी खुद हिंडन एयरपोर्ट पर 8 बजे पहुंचेंगे, वहां से सीधे वो दिल्ली स्थित जो यूपी सदन है वहां पे जाएंगे। इसके बाद वहीं पे अगर हम बात करें स्वतंत्र देव सिंह की या तमाम जो प्रदेश से जो नेता आएंगे वो वहीं पे रुकेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष जो कि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान और राजनाथ सिंह से योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे और जीत के बाद ये पहली मुलाकात होगी। इसके अलावा एक बैठक भी होगी जिसमें आगे की रणनीतियों पर चर्चा किया जाएगा, क्योंकि आप अभी मंत्रिमंडल में किन लोगों को शामिल करना है, किन को नहीं शामिल करना है, किन नए चेहरों को मौका देना है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करना है। इसलिए भी कहीं ना कहीं ये जो दौरा है सीएम योगी का दिल्ली दौरा, ये अहम हो जाता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब की बार ज्यादातर जो मंत्री हैं उनको फिर से मौका दिया जाएगा। हालांकि कुछ नए चेहरों को भी अब की बार मंत्रिमंडल में मौका दिया जाएगा। इसके अलावा शपथ ग्रहण जो समारोह है वो कब रखना है, इसको लेकर भी जो सीएम योगी की जो चर्चा है वो प्रधानमंत्री के साथ, अमित शाह के साथ, या खुद जो धर्मेंद्र प्रधान है चुनाव प्रभारी बनाए गए थे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उनसे बैठक होगी। इसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। डिप्टी सीएम किसको बनाया जाए, तमाम जो मुख्य बिंदु है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में कल एक बड़ी बैठक होगी। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जिस प्रकार से आप देखिए जनादेश 2022 में मिला उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं 2024 में को ये संदेश देने की कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब करेगी। अब लोकसभा के चुनाव एक वजह हम ये भी समझ सकते हैं, जो सीएम योगी मुलाकात करेंगे जब इन शीर्ष नेतृत्व से, तो कैबिनेट में किन मंत्रियों को शामिल करना है, कौन से चेहरों को मौका देना है, क्या इसको लेकर भी बातचीत हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए कई मंत्री हैं उन्होंने अपनी सीट ही गंवा दी है, तो क्या किन मंत्रियों को जो सीट अपनी खुद की हार चुके हैं उनको मौका देना है या नहीं देना है, इस पर ज्यादा खासा फोकस रहेगा। हालांकि जिन मंत्रियों ने अपनी सीट बचा ली है, संभव है कि उन मंत्रियों को फिर से एक बार मंत्रिमंडल में मौका दिया जाए। हालांकि जब बैठक होगी तब स्पष्ट हो पाएगा, तब रणनीतियां बनाई जाएगी। अलग अलग रिपोर्ट कार्ड है वो वहां से मिलेगा। सुनील बंसल खुद यहाँ पे मौजूद होंगे, बीएल संतोष मौजूद होंगे, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद होंगे, राजनाथ सिंह, तमाम जो लोग हैं वो मौजूद होंगे। एक जो खाका है वो तैयार किया जाएगा कि किस प्रकार से अगर हम बात करें 5 साल सुचारू रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल पाए, जनता के दावों और वादों पर कहीं ना कहीं जो खरा है वो भारतीय जनता पार्टी को उतरना है। उसको देखते हुए किस प्रकार से एक मजबूत मंत्रिमंडल का जो गठन है वो किया जाए, इस पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस रहने वाला है। ठीक है। हालांकि बहुत सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से ये भी मिल रही थी कि मौजूदा समय में जो योगी सरकार के मंत्री हैं उनमें से कुछ को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा सकता है। इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है पीयूष?
जी बिल्कुल, देखिए कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपनी सीट गंवाई है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं संगठन में या पार्टी में एक मजबूत ओहदा या कद रहा है। उनको भी कहीं भारतीय जनता पार्टी नाराज नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि शायद हो सकता है कि 2-3 लोगों को केंद्रीय नेतृत्व की कोई जिम्मेवारी दे दी जाए। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी गहन चिंतन और मंथन कर रही है। कारण यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी फौज एक तरीके से उतार दी थी, और जो उत्तर प्रदेश के तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने भरपूर मेहनत की। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला। इसके अगर हम बात करें, देखिए विपक्ष पूरा लगातार हमलावर रहा है भारतीय जनता पार्टी पे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, खुद प्रियंका गांधी इस बार हमलावर रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने में कई बड़े नेताओं का हाथ रहा है, कई मंत्रियों का हाथ रहा है, लेकिन कुछ मंत्री सीट जरूर हार चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनकी पकड़ जो है वो मजबूत है। तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी उनसे लगातार संपर्क में बने हुए हैं। उनको भी निराश भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहती है। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 4 राज्यों में सरकार बनी। ये जीत बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जीत है। बीजेपी ने गरीब का चूल्हा एक दिन भी नहीं बुझने दिया। सुनिए। चुनाव के नतीजे आए हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी हैं। सर, 2022 का जनादेश 24 का संदेश है। हमने पहले ही कहा था कि 2022 हम 2017 को रिपीट करने जा रहे हैं, और रिपीट हमने किया है। और ये जीत भाजपा के जो निष्ठावान और देवतुल्य कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा जो थी, मैं उनको देता हूँ। ये जीत का श्रेय मैं प्रदेश की महान जनता को देता हूँ, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, 5 में से 4 राज्यों में हमें सरकार बनाने का अवसर दिया। जिस प्रकार से कई लोग चुनावों के दौरान आपकी पार्टी छोड़कर गए थे, अब कहना है उन लोगों का कि हमने बहुत अच्छा हमने भी चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी की सीटें हमने घटा दी। देखिए, जितने लोग भाजपा को धोखा देकर गए, या बड़ बोलेपन में उन्होंने क्या क्या बोला, या दल बदलू की भूमिका निभा करके जिस तरह से उन्होंने जो बोला, जनता ने उनको ठीक से जवाब दे दिया है। इसलिए उन्हें मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं है। अब वो जो कहना चाहे वो कहते रहे, लेकिन हारने के बाद में वो फिर से बैठ जाएंगे और 2024 में निकल के फिर आएंगे। आपको लगता है सर कि अखिलेश यादव जयंत चौधरी की जोड़ी कमाल नहीं कर पाई? जिस प्रकार से किसान आंदोलन को पूरे चुनाव में भुनाने का प्रयास किया गया, चाहे जयंत चौधरी की ओर से किया गया, खुद प्रियंका गांधी ने भी लखीमपुर तक जाकर दौरा किया और किसान आंदोलन के मुद्दे को उठाया। देखिए, अखिलेश यादव झूठ का पुलंदा है। ये 2017 में राहुल के साथ चुनाव लड़े थे, तब कहे थे ये 2 लड़कों की जोड़ी कमाल करेगी, 300 पार करेगी। चुनाव हार गए, 47 में सिमट गए, जोड़ी टूट गई, बिखर गई। फिर 2019 आया, बुआ जी के पास पहुँचे कि बुआ भतीजे एक हो जाएंगे, सपा बसपा एक होकर हम 80 में से सभी सीटें जीतेंगे। लेकिन 5 सीटें हाथ में रह गई, वो भी जो है इनका गठबंधन टूट गया। अब इसके बाद में नया गठबंधन शुरू किया इन्होंने जयंत के साथ। अभी चुनाव हार गए, ये जोड़ी फिर टूट जाएगी, बिखर जाएगी। तो दोस्ती तो ये अभी चुनाव तक की थी। इसलिए 2024 में फिर कौन कौन से गठबंधन करेंगे, इनके कोई विचार नहीं है, इनका कोई नीति नहीं है। ये बेमेल गठबंधन और ये सब बातें करते हैं। जनता ने इनको देखा है और इनके शासन को देखा है। इसलिए ये समाजवादी पार्टी जिसका नाम है, ये पूरी परिवारवादी की तरह से काम करती है। और आने वाले समय में हमारे बड़े नेताओं ने कहा है कि समाप्तवादी पार्टी जिस तरह से कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है, इसी तरह से ये समाप्तवादी पार्टी होकर के ये 2024 में निपट जाएंगे। सर, मतगणना के पहले भी अखिलेश यादव ने ईवीएम पे सवाल उठाया, अब रिजल्ट के बाद भी ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर दिया एक ऑडियो कॉल को लेकर, वायरल ऑडियो कॉल को लेकर। लगता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई थी? देखिए, ये जहाँ जहाँ चुनाव जीतते हैं वहाँ ईवीएम ठीक होती है। पश्चिम बंगाल में ईवीएम ठीक हो गई, उससे पहले कह रहे थे। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ चुनाव जीते हैं वहाँ ईवीएम ठीक है, जहाँ हार गए में ईवीएम खराब है। तो इसलिए इनके लिए तो सिवाय रोने के अलावा कुछ होना नहीं है। लेकिन भाजपा पॉजिटिव वे में लेती है, और हम कह सकते हैं कि 2022 का ये चुनाव अभियान
14, 17, 19 और 22 में चला है, ये लगातार आगे तक जारी रहेगा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम इस अभियान को जारी रखेंगे और भाजपा अपना परचम फहराती रहेगी। आखिरी सवाल रहेगा सर कि यूपी की गद्दी पे अब की बार भी क्या सीएम योगी जी ही बैठेंगे, और सबसे बड़ा सवाल है कि डिप्टी सीएम अब की बार कौन बनने जा रहा है? देखिए, मैं भाजपा का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मुझसे कार्यकर्ता मुझे लगाया जाता है, काम करता हूँ। ये प्रदेश नेतृत्व और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, ये इस काम के लिए वो बैठे हैं, वो करेंगे, ये हमारा काम नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है और निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनकर रह जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नयन गोसाई के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो वहीं बरेली की विथरी में नवनिर्वाचित विधायक की बात करें तो उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। राघवेंद्र शर्मा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विथरी की जनता ने बहुत सम्मान दिया है, वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और विथरी का हर व्यक्ति अपने को विधायक समझे, और उन्होंने कहा कि विथरी में विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। जो जनता है उसने आपको इतना सम्मान दिया है, तो इसके लिए अब आप क्या कहेंगे? जनता जनार्दन है, जनता के बिना तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन निश्चित ही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो व्यवस्था है, मोदी जी योगी जी की जो कार्य पद्धति है, वो इतनी अद्भुत है कि सब लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो उस पार्टी का हिस्सा है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की ये विजय हुई है। तो अब आपकी आगे क्या योजनाएं रहेंगी, मतलब विथरी के लिए क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? जितनी भी योजनाएं भारत की जो हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार चला रही है, उनको सरकार तो अपना प्रयास कर रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि के नाते मैं उनको यदि एक एक लोग के तक पहुंचा पाऊंगा जिसको उसकी आवश्यकता है, तो मुझे लगेगा कि मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि इतनी योजनाएं हैं, सबको सही से मिल जाए तो कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से ना तो दुखी रहेगा, ना किसी गांव में सड़क की कमी रहेगी, ना लाइट की कमी रहेगी। योजना है, सरकार ने बहुत काम किया है, निरंतर कर रही है, उन्हीं को आगे बढ़ाना। उत्तराखंड में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने चुनाव में फतह हासिल की है। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के कड़े परिश्रमों को दिया है। साथ ही चुनाव के समय में साथ छोड़ने वाले लोगों पर उन्होंने दुख भी जताया है। हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने अजय भट्ट से खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड में जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर वहां पे पूर्ण बहुमत मिला। जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार बदल जाएगी, कई लोगों का कहना था कि उत्तराखंड में बार बार रिपीट नहीं होती है सरकार, किस तरीके से देखते? नहीं, मिथक टूट गया है। जो कहते थे एक बार कांग्रेस आएगी, एक बार भारतीय जनता पार्टी आएगी, भारतीय जनता पार्टी दोबारा आ गई है। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उस पर जनता का अटूट विश्वास है। चारों राज्यों में बड़ी मेजॉरिटी से हम आए। उत्तर प्रदेश में देख लीजिएगा और यहाँ देख लीजिए उत्तराखंड में, तो कहीं पर भी देखिए, 2 अन्य राज्यों में भी कहीं हम कम नहीं हैं। इसलिए मोदी जी का अटूट विश्वास, कार्यकर्ताओं की क्षमता, जनता का साथ। सर, आप लोगों को जनादेश मिला उत्तराखंड में, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट नहीं बचा पाए, इसको किस तरीके? हाँ, थोड़ा कष्ट होता है, क्योंकि बहुत मेहनत करी है धामी जी ने, हमारे युवा नेता हैं। कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता को कुछ गलतफहमी रही, हम कुछ समझा नहीं पाए, कहाँ कमी रही है उसका तो बाद में समीक्षा होती है हमारे वहाँ। लेकिन हमको भी कष्ट हो रहा है कि ये थोड़ा सा जो खुशी का माहौल था उसमें थोड़ा सा हमको अंदर से कष्ट सभी कार्यकर्ताओं को है, हम लोगों को है कि हमारे नेता ही वहाँ से हार गए हैं, जबकि बहुत अच्छा काम उन्होंने क्षेत्र में, प्रदेश में किया है। सर, चुनावों के दौरान कई आपके पार्टी के नेताओं ने आप लोगों का साथ छोड़ दिया, बीजेपी के साथ छोड़ दिया, जिसमें यशपाल आर, संजीव आर, या पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते हरक सिंह रावत को निकाला गया। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? कष्ट हो, अगर यहाँ होते तो आज ये मंत्री होते, यशपाल जी भी मंत्री होते, हरक सिंह जी भी होते। मेरे एक बड़े भाई हैं, एक मेरे मित्र हैं, हमारी फ्रेंडशिप है, हंसी मजाक होते रहती है, लेकिन हम सिद्धांत में अलग अलग हो गए हैं। अब जैसे पति पत्नी भी कभी कभी अलग दलों में होते हैं, लेकिन रिश्ते पति पत्नी के होते हैं।
पिता पुत्र होते हैं, रिश्ते पिता पुत्र के रहते हैं, इसका मतलब कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, परंतु मत भिन्नता होने से हम अलग अलग हैं। अगर यहाँ रहते तो आज वो हमारे नेता होते, अब वो कांग्रेस के नेता हैं। अब जैसी करनी वैसी भरनी, हम इसमें क्या कह सकते हैं। आखिरी सवाल रहेगा सर, मुख्यमंत्री के नामों को लेकर भी चर्चाएं हैं, कयास लगाया जा रहा है, एक नाम आपका भी उसमें है। मैंने कहा ना, नाम तो चलते रहते हैं, कोई चला देते हैं, कोई चल जाते हैं, कहीं प्रेस चला देती है, कहीं जनता की तरफ से आ जाते हैं। नाम से कोई मतलब नहीं है, आते रहते हैं। लेकिन विधानमंडल दल में माननीय विधायकगण जिस नाम को चुनेंगे वही अधिकृत होंगे, वही नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएगा ऊपर, और उसके बाद वो विधायकों के बीच में ही घोषित किया जाता है। संगठन महामंत्री जी से भी आपकी मुलाकात हुई सर, क्या कुछ बात? शिष्टाचार में की है। इतना बड़ा इलेक्शन रहा है, 1.5-2 महीने से हम उत्तराखंड में रहे हैं। हमने पूछा कि जो भी हमारे वरिष्ठतम लोग यहाँ पर हैं, हम उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहते हैं उनका, कि इतना बड़ा अभियान वहाँ पर सफल रहा उनके नेतृत्व में। संगठन मंत्री तो संगठन की रीढ़ होते हैं, आप सब जानते हैं। इसलिए मैंने उनसे की है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समय लिया है, अन्य जो वरिष्ठतम हमारे केंद्रीय लीडर होंगे तो उनसे भी लेंगे। तो ये एक क्रम होता है हमारे वहाँ मिलने का, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, शिष्टाचार की भेंट है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है और निश्चित तौर पे जो भी बातचीत हो के मुख्यमंत्री का नाम भी जल्द घोषित कर दिया जाएगा। वीडियो नयन गोसाई के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो वहीं धन सिंह रावत ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। धन सिंह रावत ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को चुनाव हराया है। धन सिंह बोले, जनता ने शराब और पैसे बांटने वालों को चुनाव हरा दिया है। जनता ने पीएम मोदी के कामकाज पर मुहर लगा दी है। साथ ही धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री का जल्द ऐलान होगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बातचीत की न्यूज वन इंडिया से। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने मिथक तोड़ा है और 47 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनाई है। हमारे साथ इस वक्त राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे धन सिंह रावत जी हैं, जिन्होंने गणेश गोदियाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस को, उन्हें हराया है। ये हमारे 6-7 सीटें जो है 1000 से कम वोटों से रह गई, नहीं तो हम ये 50 से भी क्रॉस करते हैं। और जो मोदी जी ने उत्तराखंड में काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने काम किए इन 5 सालों में, लोगों ने उन विकास कामों पे मोहर लगाई है। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की जनता हमारी समझदार भी है, पढ़ी लिखी भी है। उन्होंने एक बड़ा काम इस बार किया है कि दारू पिलाने वालों को नकार दिया है, जो पैसे से वोट खरीदते उनको नकार दिया है, और जो पार्टी विकास करती है उस पार्टी को फिर सत्ता में दोबारा पहुंचाया है। तो अच्छी ये बात है कि लोगों ने विकास का चयन किया है। और मैं कह सकता हूं कि श्रीनगर विधानसभा के लोगों ने तो बहुत ही कमाल किया है कि पूरी कांग्रेस पार्टी को वहां पटकनी दे दी। सर, कांग्रेस चुनाव में जितना बुरी तरह पिछड़ी, इतना उम्मीद कई जानकारों को, कई रणनीतिकारों को नहीं था। हवा कांग्रेस की थी पर अंडर करंट प्रधानमंत्री जी का था, क्या आप मानते हैं इसे? देखिए, हवा भी कांग्रेस की कहीं नहीं थी। कांग्रेस का कहीं संगठन नहीं है। कांग्रेस के पहली बार कांग्रेस में जो विधायक के टिकट हैं वो भी बेचे गए। और मैं कह सकता हूं कि ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप है कि पार्टियों में भी जो है कांग्रेस में ये हाल हुई है। और कई विधायक जो है उनने तो सीधे सीधे आरोप लगाए कि हमसे पैसे लिए गए हैं जब प्रत्याशी बनाए जा रहे थे। तो जो अपने लोगों से पैसे ला सकते हैं वो चुनाव कैसे जीते फिर? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ईमानदार नेतृत्व है, विकास करने वाला नेतृत्व है। प्रधानमंत्री जी का पूरे देश में बड़ा नाम है, पूरे विदेश में नाम है। और मैं कह सकता हूं कि मोदी जी ने जितने काम उत्तराखंड के लिए किए हैं, जितने काम देश के लिए किए हैं, राष्ट्रीय हित के लिए किए हैं, जनता ने मोदी जी को देखा, भारतीय जनता पार्टी को देखा। सर, सरकार आपकी बन चुकी, बस अब सरदार तय होना है। और माना जा रहा है कि चूंकि थोड़ा होलाष्टक और खरमास के कारण शायद कुछ विलंब हो रहा है, तो क्या माना जाए इस बार धन सिंह रावत जी भी सेवा देने के लिए तैयार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस भी विधायक को नेता दल का चयन किया जाएगा, हम सब उसके साथ खड़े हैं। और केंद्रीय नेतृत्व जो है सबको जानता है, और मुझसे बड़े सीनियर लोग हैं हमारे पार्टी में जो चुनाव जीत के आ रखे हैं। उन्होंने साफ कहा, भारतीय जनता पार्टी जिस नाम पर मोहर लगाएगी हम सब उनके साथ खड़े रहेंगे और एकजुटता के साथ बेहतर सरकार आगे 5 साल चलाएंगे। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।
तो वहीं सुबोध उनियाल ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। सुबोध उनियाल ने नरेंद्र नगर से जीत हासिल की है, तो वहीं होलाष्टक के चलते नई सरकार के गठन में थोड़ा समय लग सकता है। उन्होंने कहा केंद्रीय ऑब्जर्वर के आने में फिलहाल समय लग सकता है, बीजेपी आलाकमान तय करेगा मुख्यमंत्री का नाम, सुबोध उनियाल ने कहा न्यूज वन इंडिया से बातचीत के दौरान। सुनिए। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत का जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है। शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी नहीं सोचा था कि इतना जबरदस्त अंडर करंट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। हमारे साथ राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी हैं, जो कि नरेंद्र नगर से भी जीत कर आए हैं और इनका कार्यकर्ता भी स्वागत सम्मान कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। सर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका। सर इतना बड़ा मैंडेट मिला, क्या लगता है इतने ही नंबर आ रहे थे या पार्टी जितना समझ रही थी उससे ज्यादा मिल गए? देखिए, आपने पहले भी देखा होगा, मैंने चुनाव से पहले भी लगातार कहा था कि कांग्रेस की प्रासंगिकता इस राज्य में खत्म हो गई है और इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जो एक सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस के हरीश रावत, जो अनुभव में भी सबसे बड़े थे और संभवतः उम्र के भी सबसे उम्रदराज नेताओं में थे और जिनके बारे में ये था कि इनकी स्वीकार्यता प्रदेश में संभवतः सबसे ज़्यादा है, जिस तरह से वो चुनाव उनका हारना और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाना, और जब अगर आप देखेंगे 2017 की प्रचंड लहर में भी जो 11 लोग जीत के आए थे, उसमें से भी इस विधानसभा में 5-6 लोग नहीं रहेंगे। सर इतना प्रचंड बहुमत आप लोगों को मिल गया, अब सरकार गठन में क्या पेच है? क्या होलाष्टक और खरमास जैसी चीजें बाधा बन रही हैं? देखिए, मैथोलॉजी को तो माना ही जाता है, कुछ चीज़ें जो इस्टेब्लिश हैं उन पर कहीं ना कहीं विश्वास जाता है। तो होलाष्टक की बात चल रही है कि जिस समय 18 होली के बाद ही मैं समझता हूँ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सर सरकार जीत गई, सरदार हार गए, नया सरदार कौन? क्या धामी जी रिपीट हो रहे हैं या विधायकों में से ही किसी को मौका मिलने जा रहा है? और इस पर आखिर जो आप लोगों की एक प्रक्रिया है, संसदीय दल की बैठक, पार्लियामेंट्री दल की बैठक, ये प्रक्रिया सर कब तक होगी और इसमें अब कितना वक्त है? देखिए, आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व को कुछ निर्णय लेने होते हैं। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी और पीयूष गोयल जी को यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त भी कर दिया गया और अब जो वो आएंगे उसके बाद विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय होगा। क्या लगता है इस बार कुछ मुख्यमंत्री पद पर भी जिस प्रकार से पूर्व में मुख्यमंत्री बदलना, नए चेहरों को लाना प्रत्याशित निर्णय हुए, क्या इस बार भी कुछ चौंकाने वाला हो सकता है? अभी देखिए कि जिस तरह से 3 चेहरों को वाली बात को लेके कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा इश्यू बनाया था, आगे जनता ने उसको ठुकरा दिया। जनता को इस बात पर विश्वास था कि नेतृत्व कोई भी करे, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और कार्यक्रम पर ही सरकार चलेगी और उसी का परिणाम है कि आज इतनी सीटें जीतने को मिली। तो ये थे राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री और प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी, जिन्होंने स्वीकार किया है कि होलाष्टक एक बाधा हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया जल्द होगी, पर सरकार का जो विधिवत फॉर्म होना है वो 18 के बाद ही होने के फिलहाल आसार हैं। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। तो वहीं गणेश गोदियाल ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल। कांग्रेस अपनी हार स्वीकार रही है। गणेश गोदियाल ने कहा कि हार की जिम्मेदारी हरीश रावत के साथ मेरी नाकामी है। प्रदेश की जनता के सामने एक बेहतर सुनहरा विकल्प था। हम ईमानदारी के साथ जनता के बीच गए, हमने जनता से कई वादे किए थे। हार की जिम्मेदारी मैं पूरी तरह से लेता हूं, गणेश गोदियाल ने कहा। 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कहीं ना कहीं महज 19 सीटों पर सिमट कर रह गई है। क्या इसकी वजह है? चूंकि पूरे कारण है, चूंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पहले दावा कर रही थी कि लगातार हम पूर्ण बहुमत की सरकार आएंगे। सर क्या ऐसी कमी रह गई है जिसको आप मानते हैं? और आप पिछली बार 11 सीटों पर थे, इस बार 19 सीटों पर सिमट कर रह गए हैं। देखिए, हम इस बार में अभी मंथन करेंगे कि क्या कहाँ कमियां रह गई। मेरी दृष्टि में कमियां इस तरह की होती हैं कि एक कमी तो हमारे स्तर पर जो ठीक की जा सकती है, ऐसी कमियां होती हैं, और दूसरी कमी ऐसी होती है कि आप अपने हाथ में नहीं है। विपक्ष अगर कुछ गलत बातें चलाए, विपक्ष अगर कुछ गलत तथ्य पेश करके झूठा माहौल बना दे, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? तो ये दोनों प्रकार की बातें रही होंगी, लेकिन हमारे स्तर पर जो कमियां रह गई हैं हम उसको ठीक करेंगे। सर चूंकि जिस तरह से देखा गया था कि मोदी फैक्टर का कहीं ना कहीं लगातार चल रहा था और कहा भी ये जा रहा है, चूंकि अब लग भी रहा है कि एक साथ इतनी % बहुमत से बीजेपी कोई न कोई सरकार बना रही है, तो क्या इन 5 सालों में कहीं कांग्रेस ओवरऑल इन चीजों को ले नहीं पाई, कैश नहीं कर पाई? जनता के मुद्दे जो थे बेरोजगारी को लेकर आपने कांग्रेस ने कहीं कमी नहीं की, कांग्रेस के प्रयास में कहीं कमी नहीं थी। पिछले 5 सालों से
समय समय पर जब आवश्यक होता है, हमारे सदन हो चाहे सदन के बाहर के लोग हों कांग्रेस के, वो समय समय पर अपनी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को अपनी आवाज़ में लाकर बातें बोलते हैं, संघर्ष करते हैं। हम नहीं समझा पाए, हमारी कमी रही। मोदी फैक्टर था, क्या था, इसका हम मंथन करेंगे और उसके बाद उसके अनुसार आगे की रणनीति बनाएंगे। धन्यवाद। महज चंद वोटों से आप रह गए तो, और हरीश रावत जी एक बड़ी ठीक है, चंद वोटों से रहे चाहे भारी वोटों से रहे, बस मतलब सीमा वही है कि हम अंदर नहीं जा पाए, बस बात खत्म हो गई। हार हार है, जीत जीत है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि हम चंद वोटों से ही हार गए, लेकिन हार हार है और जीत जीत है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में लगातार कांग्रेस को एक मजबूत दशा और दिशा जरूर दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजन बड़ोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। सहारनपुर से खबर, जहां एटीएस ने 2 छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पकड़े गए दोनों छात्र मदरसों में पढ़ाई करते थे। बांग्लादेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों छात्र। पकड़े गए दोनों छात्र मदरसे में पढ़ाई करते थे। बांग्लादेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों छात्र। मनोज मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, एटीएस को बड़ी सफलता, जहां 2 छात्रों को हिरासत में लिया है एटीएस ने, हालांकि मामला क्या है जिसकी वजह से हिरासत में लिया गया? मैं बताना चाहूंगा, देवबंद दारुल चौक से 2 लोगों को, 2 लड़के हैं स्टूडेंट, जिन्हें पकड़ा गया है और ये बांग्लादेश के बताए जा रहे हैं। दोनों यहाँ गोपनीय तरीके से छुप के एक हॉस्टल में रह रहे थे और मदरसे में पढ़ते थे। इसकी सूचना एटीएस को लगी तो दोपहर 1 बजे रेड करके इन दोनों को उठा लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस विषय पे जो स्थानीय पुलिस है वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि एटीएस का ऑपरेशन है और हमें इससे परहेज अलग रखा गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।